गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 5th ऑफ फरवरी 2023 और डे आज जो वो संडे है, आप सभी को पता है। तो आज हम जो वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, सुबह सुबह जो वो मैंने एक सैम्पल पेपर जो वो देखा, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से जो वो सैम्पल आता है कि उस पैटर्न में जो वो आपका पेपर आएगा, तो उसको जो मैं देख रहा था तो एक क्वेश्चन मुझे देखा कि एक्सप्लेन व्हाई द प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल। तो मुझे लगा कि ये तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लॉजिकल है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको जो वो डिस्कस किया जाए। ये जो वो 10th क्लास से रिलेटेड होने वाला है। लेकिन फिर भी जो वो अगर आप किसी छोटी क्लासेस में हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। या अगर अभी आप छोटे हैं तो भी जो आपको मेरे ख्याल से पता होना चाहिए कि तारे तो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो ग्रह होते हैं, जो हमारे 8 प्लैनेट हैं, पहले 9 थे, प्लूटो को अब नहीं रखा गया है प्लैनेट की कैटेगरी में। उसका भी एक रीज़न है। अभी जो वो साइंटिस्ट जो भी थे बोल रहे थे कि प्लूटो को भी माना जाए, लेकिन क्या पता फ्यूचर में फिर से जो प्लूटो ग्रह की कैटेगरी में जो ऐड हो जाए, मतलब कि 9 ग्रह फिर से हो जाए, 9 प्लेनेट। तो वो तो कभी डिस्कस करेंगे कि वो जो वो क्यों उसको निकाला गया। लेकिन हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है कि प्लेनेट जो वो क्यों जो वो नहीं ट्विंकल करते हैं, क्यों नहीं टिमटिमाते, जबकि तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, जो कि सैम्पल पेपर में दिया था और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो ये क्वेश्चन था, फिर मैंने एक स्क्रीनशॉट जो वो आंसर दिया, फिर स्क्रीनशॉट पे जितने भी क्वेश्चन आ गए, फिर मैंने सोचा क्यों ना इनको भी साथ साथ में डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्रिस्टलाइन लेंस, ये भी सबको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि ओल्ड एज में जब आप जाएंगे या हम लोग भी जाएंगे, या जो ओल्ड एज में है, ठीक है, जैसे मान लो 70 से ऊपर चले गए, तो उनकी आंखों का जो लेंस है, हमारी आंखों में कौन सा लेंस है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन लेंस है। क्रिस्टलाइन लेंस या कन्वेक्स लेंस, या दोनों को मिला दो, क्रिस्टलाइन कन्वेक्स लेंस जो वो हमारी आंखों में होता है, ऐसे आप बता सकते हो। तो ये जो लेंस होता है वो जो मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, जिससे हमें जो वो दिखता नहीं है अच्छे से, क्लाउडी दिखाई देता है। तो ये हो रहा है कि उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? फिर मेरे दिमाग में जो वो काफ़ी सारे क्वेश्चन आ गए कि मायोपिया पता है क्या होता है, प्रेस बायोपिया क्या होता है, कैटरेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया। तो मैंने सोचा कि इनको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए भी, और अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तब भी आपको जानना चाहिए कि क्या हमारे साथ होने वाला है। या जो ग्लासेस लगे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे को लग जाते हैं, तो उनको कौन-सी बीमारी होती है, तो वो भी आपको जानना चाहिए। ठीक है। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो ये तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, इनको भी डिस्कस कर लेंगे कि फॉलोइंग इनके जो वो क्या नाम है और कैसे जो वो नाम नेमिंग करते हैं, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। एक आपने जो वो पेरियोडिक टेबल देखा होगा, उसमें नोबल गैसेस को अलग से जो वो इस साइड रखा हुआ है, राइट हैंड साइड में एक कॉलम में। तो ये बोल रहा है कि उसको अलग क्यों रखा गया है, उसका क्या रीज़न है, आप बता सकते हो तो बताइए। ठीक है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। 27 में इसने बोला कि देयर आर वेरियस एजेंट व्हिच हेल्प इन ट्रांसफर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। आपको पता है कि जैसे कोई फूल लगा है, ठीक है, एक पेड़ पर, और एक दूसरे पेड़ पे जो फूल लगा है, या इसी पेड़ पे जो वो दूसरा फूल जो लगा हुआ है। आपको पता है कि यहाँ पे जब पॉलिनेशन होगी, आपको पता होना चाहिए पॉलिनेशन जो वो क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है? आपको पता है एक पपीते का जो पेड़ होता है, ठीक है, पपाया, तो वहाँ पे जो वो अगर एक ही पेड़ होगा तो पॉलिनेशन नहीं होगी, वहाँ पे फल नहीं लगते हैं। जब तक जो वो 1, 2 या 3 जो वो पेड़ जो वो नहीं होंगे, क्योंकि पॉलिनेशन ज़रूरी है वहाँ पे। एंथर से स्टिग्मा तक जो पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र है, वो होना चाहिए, ठीक है? तभी होगा। रिप्रोडक्शन जो वो तभी होगा एक प्रकार से। तो ये बोल रहा है कि देखिए ध्यान से, ये बोल रहा है कि जब ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन होगा फ्रॉम एंथर टू वन फ्लावर टू स्टिग्मा, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि अनदर फ्लावर, एक दूसरे फ्लावर में जब होगा, तो ये जो इंसेक्ट होते हैं, जो हमारे पक्षी होते हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं? ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप बोलेंगे पक्षी करते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, हवा से जा सकते हैं, तो वो सभी बातें जो वो थोड़ा-सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में जो वो हम लोग देखेंगे कि मेंडलीफ ने जो हमारा पीरियोडिक टेबल बनाया था, तो उसने जो वो किसके बेसिस पर बनाया था, और इसने जो वो क्वेश्चन में पूछा है कि फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, जो कि काफ़ी ईज़ी है। आपको जो वो इसके बारे में भी पता होना चाहिए अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं तो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि जो क्रिस्टलाइन लेंस हमारी आँखों में लगा हुआ है, कन्वेक्स लेंस की तरह काम कर रहा है, तो वो जो वो ओल्ड एज में जो वो मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, इस कंडीशन को जो वो क्या बोलते हैं?
ठीक है। या तो देखिए एक क्वेश्चन जो वो किसी और तरह से पूछा जा सकता है। ये पूछता है कि आफ्टर जब हम मतलब कि आई चेकअप जो वो करवाते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर टेल्स हिम, डॉक्टर जो वो बोलता है दैट ही हैज़ कैटरैक्ट, ठीक है, CATA जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कैटरैक्ट, कैटरैक्ट जो वो इसको बीमारी हो गई, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट व्हाट हैपन टू द एज इन सच अ स्टेज, ठीक है, सुजेस्ट वन मेथड ऑफ इट्स करेक्शन, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि जो कैटरैक्ट है ये कौन सी बीमारी है, और सुजेस्ट करिए कोई एक मेथड इसको ठीक करने का, इसको करेक्ट करने का, ठीक है। तो वैसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसका ये उल्टा हो गया है, मैंने इसका क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जो मैंने अभी बोला, और इसका आंसर जो वो कैटरैक्ट होगा, ठीक है। मतलब कि ओल्ड एज में जो जिसको जो वो धुंधला दिखाई देगा, या जो क्रिस्टल लेंस है वो जो वो धुंधला हो जाता है, मिल्की हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, तो उसको जो वो कैटरैक्ट की प्रॉब्लम होती है, कैटरैक्ट, ठीक है। देखिए अब एक एक करके जो वो देखते हैं कैटरैक्ट जो वो देखिए कैटरैक्ट को जो वो हम लोग हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद, ठीक है, मोतियाबिंद। अब देखिए मोतियाबिंद का जो एक तो करेक्शन के लिए जो वो आपको बताओ वाइटनेस जो वो आ जाती है लेंसेज पर, ठीक है। तो इसका एक सर्जरी होती है, कैटरैक्ट सर्जरी जिसको बोलते हैं। तो उसमें हम जो वो जो विजन है, ठीक है, उसको जो वो रिस्टोर करते हैं, और मतलब कि ज़्यादा बड़ी सर्जरी नहीं होती है। मेरे ख्याल से एक दो तीन दिन में जो वो बंदा ठीक से जो वो देख पाएगा, ठीक है। तो इससे जो वो इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन आपको जो वो इम्पोर्टेंट है मायोपिया, प्रेस बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को जानना। देखिए मायोपिया जो वो छोटे बच्चों को भी हो जाता है। मायोपिया का सीधा सा मतलब है नियर साइटनेस, ठीक है, नियर साइटनेस। नियर साइटनेस का मतलब है निकट दृष्टि दोष। मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट है। आप बोलेंगे नियर मतलब कि नियर नहीं देख पाएगा, उल्टा है मतलब, ठीक है। नियर साइटनेस का मतलब है नियर देखेगा लेकिन दूर नहीं देख पाएगा। पता नहीं ये नाम क्यों ऐसे उल्टा रख दिया, ठीक है, इसका भी कुछ रीज़न होगा। लेकिन नियर साइटनेस का मतलब है कि नियर देखेगा दूर नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो हालांकि छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको आप बोलेंगे कि उनको मायोपिया हो गया है, ठीक है। उनको जो वो आपने देखा होगा कि जो ग्लासेस लगे होते हैं, वो जो वो कैसे लगे होते हैं वो समझते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या होता है कि हमारे ये जो वो हमारा लेंस है, ठीक है, आपको पता है ये जो हमारी आँख है, तो जैसे ही जो वो रेज़ आएगी, ठीक है, आँखों में पड़ेगी, तो अगर जो वो ऐसी बीमारी होगी मायोपिया, तो मायोपिया के केस में क्या होता है कि आपको जो वो आपको पता होगा कि मायोपिया वाले को जो वो कौन-सा लेंस जो वो लगाया जाता है, ठीक है? उनको जो लगाया जाता है क्योंकि उसको जो वो नज़दीक तो दिखता है लेकिन दूर नहीं दिखता है। तो वहाँ पे जो एक्चुअल में जो इमेज बनती है ना, जो रेटिना पर इमेज बनती है, वो थोड़ा-सा पीछे ही बनने लगती है, ठीक है? पीछे बनने लगती है तो आप बोलेंगे कि इसको कैसे रेटिना पर बनाया जाए? तो आपको जो वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस आपको पता है कि रेज़ को फैलाएगा तो ये जो वो थोड़ा-सा पीछे फिर इमेज बनेगी, रेटिना पर इमेज बनाएगा। तो मायोपिया के लिए कौन-सा लेंस हो गया? ये जो वो लेंस हो गया कॉनकेव लेंस। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, अगर ध्यान से जो वो समझना हो इस बात को। अगर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है तो आपको जो वो डिटेल में समझना पड़ेगा कि कैसे क्या-क्या हो रहा है। देखिए, ये जो वो हमारी आँखों का लेंस है जिसको मैंने ऐसे बनाया, ये हमारी पूरी आँख है और यहाँ से सिग्नल जाएगा दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बनेगी, ये है पीछे रेटिना, रेटिना जो वो 3 लेयर होती है आपको पता होगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इतने सारे क्वेश्चन जो वो एक ही पार्ट में डिस्कस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो जो वो आपको बताया कि यहाँ से जो लाइट आई आँखों में, ठीक है, इमेज बन रही है किसी की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है, बननी चाहिए थी पीछे रेटिना पर, लेकिन इमेज जो वो यहाँ बन रही है, ठीक है, बीच में बन रही है। तो इसका मतलब है कि उसको जो वो नियर तो दिखाई दे रहा है लेकिन दूर नहीं दिखाई दे रहा है। नियर तो दिखाई दे रहा है, दूर नहीं दिखाई दे रहा है। इसको बोलेंगे मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, नियर साइटनेस। अब यहाँ पे क्या होता है, उसको जो वो ग्लासेस दिए जाते हैं कौन से? कन्वेक्स लेंस के, जिसकी पावर जो वो माइनस में होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। वो उसी पर डिपेंड करता है कि कितना जो वो यहाँ पे डिस्टेंस पर जो वो ये आगे आ चुका है, इमेज वो कहाँ कैसे बनानी है, कितनी दूर बनानी है, वो उस पर डिपेंड करता है कि कौन कैसे जो वो लेंस को डिज़ाइन किया गया है, वो उस पर डिपेंड करता है। वो आपको ज़्यादा डिटेल में जो वो जानना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब भी लाइट आएगी तो कन्वेक्स लेंस पर पड़ेगी, सॉरी कनकेव लेंस पर जब पड़ेगी, तो ये जो आपको बताया कि ये फैलाएगा इमेज, ये जो वो रेज़ को जो वो फैलाएगा। तो पहले तो यहाँ बन रही थी, फिर जो वो यहाँ जैसे बनेगी, और ये जो वो पहले यहाँ पे आ रहा था, फिर जो वो ये थोड़ा-सा बाहर से जा कर के यहाँ पे इमेज बनेगी, फिर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब रेटिना पर फिर इमेज बनेगी। तो आपको पता होना चाहिए मायोपिया, करेक्शन ऑफ मायोपिया के लिए कौन-सा लेंस होगा? कनकेव लेंस होगा, ठीक है। अगर हम बात करें हाइपरमेट्रोपिया की, इसमें बिल्कुल अपोजिट है। हाइपरमेट्रोपिया को जो वो हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं फार साइटनेस। फार साइटनेस मतलब कि दूर तो देखेगा लेकिन नज़दीक नहीं देखेगा। ये जो वो थोड़ा-सा अजीब जैसा लग रहा होगा आपको कि नज़दीक नहीं देख पा रहा है, दूर कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बीमारी है। देखिए इसमें क्या होता है
इसमें जो वो आँख तो हमारी ए है, ठीक है, ए हमारा रेटिना, पीछे इमेज बनेगी इसके ऊपर, यहाँ इमेज बनेगी, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ी-सी बड़ी आँख बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पे जो वो इमेज बनेगी पीछे, तो क्या हो रहा है कि इसमें जो वो जैसे ही लाइट आ रही है, रेज़ आ रही है, तो इसमें जो वो इमेज जो वो पीछे बन रही है। अब इमेज पीछे बनेगी इसका मतलब दूर देख रहा है वो। दूर जो आसानी से देख पा रहा है, लेकिन नज़दीक नहीं देख पा रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया फॉर साइटनेस। फॉर साइटनेस का मतलब ये नहीं है कि फॉर दूर देख नहीं पा रहा है, दूर देख पा रहा है, नज़दीक नहीं देख पा रहा है। नेमिंग में थोड़ा सा जो आप इसको उल्टा जो वो समझिए, ऐसे जो वो आप याद रखिए। तो इसके लिए जो वो इसकी करेक्शन के लिए जो वो कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है, ये जो वो बहुत रेयर को जो वो लगा होता है, कन्वेक्स लेंस लगा होता है। इसमें क्या होता है, कन्वेक्स लेंस आपको होता है कि इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है कि ये जो वो कन्वर्ज करेगा तो कुछ इस तरह से आंखों पर पड़ेगी, फिर जो वो ये पीछे इमेज बनाएगा रेटिना पर, ठीक है। वो उसी पर डिपेंड करता है कि कितना जो वो उसको साइटनेस की प्रॉब्लम है, ठीक है, कि कितना कौन कौन सा लेंस, कितने नंबर का लेंस लगाया जाए, वो डिपेंड करता है कि कितना दूर जो वो इमेज बन रही है, कितना दूर, कितना पास लाना है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। उस पर ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए हो गया कन्वेक्स लेंस, मायोपिया के लिए हो गया कनकेव लेंस, ठीक है। एक बचा हमारा कैटरेक्ट, तो हो गया जिसका हमारा क्वेश्चन था मिल्की और क्लाउडी के लिए इसको ठीक करना, ठीक है, सर्जरी होती है जो हमने बात की। एक बचा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो वो ज़्यादातर ओल्ड एज को ही होता है, मेरे ख्याल से बहुत रेयर को होगा कि छोटे बच्चों को तो मेरे ख्याल से नहीं होता है, लेकिन हो भी सकता है, कोई ये नहीं है। लेकिन प्रेस बायोपिया में क्या होता है, प्रेस बायोपिया में जो दोनों हो जाते हैं, मतलब कि मायोपिया भी हो जाता है और हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है। मतलब कि नियर साइटनेस भी होगी और फॉर साइटनेस भी हो जाएगी, निकट दृष्टि दोष भी होगा और दूर दृष्टि दोष भी हो जाएगा। मतलब कि वो ना नज़दीक देख पाएगा ना दूर देख पाएगा, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है फिर, ठीक है। तो इसको कौन सा लेंस लगाया जाए, इसको जो वो दोनों लेंस लगाए जाएंगे। आप बोलेंगे दोनों लेंस लगाएंगे तो दो दो जो वो 4 ग्लासेस लगाना पड़ेंगे उसको, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दो लेंसेज लगाए जाएंगे और एक ही, जैसे दो सर्कल होते हैं, एक गॉगल्स देखा होगा, चश्मा जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो वो एक ही, ठीक है, इसको वो बाईफोकल लेंस बोलते हैं, बाईफोकल, ठीक है, क्योंकि दो दो फोकस होंगे, दो दो लेंस होंगे एक साथ। तो दो जो वो लेंस होंगे तो दो जो वो सर्कल में आपको ऐसे दिखेगा, जो गॉगल्स है। इसमें जो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है प्रेस बायोपिया में क्या होता है देखिए, इसमें जो नीचे लगा होता है ना, वो जो वो मतलब कि आधे में जो वो आपको कन्वेक्स दिखेगा और आधे में जो वो कनकेव दिखेगा, ये इसमें इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। अब आप बोलेंगे हम देखें कैसे, ठीक है। अब आप देखेंगे कैसे, ठीक है, आधे में जो वो कन्वेक्स लगा होगा, नीचे कन्वेक्स लगा होता है, ये इंटरेस्टिंग बात है, कन्वेक्स नीचे क्यों लगा होता है, ठीक है, कन्वेक्स नीचे लगा होता है और कनकेव जो वो ऊपर लगा होता है। अब आप बोलेंगे हम कैसे देखें, बीच में देखेंगे तो हमें कुछ और ही दिखेगा, मतलब कि ऊपर नीचे देखेंगे, कैसे कैसे देखा जाए। देखिए एक्चुअल में ऐसा होता है कि जब आप जो वो नज़दीक वाली चीज़ों को देखते हैं ना, तो आप नीचे ही देखते हैं, दूर नहीं देखते हैं, ऊपर नहीं देखते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा नीचे की तरफ जो वो झुका करके देखेंगे आंखों को, मतलब कि आप कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो जो वो नज़दीक देखने के लिए होता है, ठीक है, तो आप नीचे की तरफ देखेंगे। जब आप दूर देख रहे हैं तो आप आगे देखेंगे, मतलब थोड़ा सा नज़रों को उठा करके देखेंगे। इसका मतलब है आपकी नज़र जो वो ऑटोमेटिक कहाँ जाएगी, थोड़ा उस ग्लासेस में जो वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसलिए जो वो ये जो वो ऐसे लगा होता है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो हमारा टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डिटेल में समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबके लिए जानना। एक्सप्लेन व्हाई द प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल, ठीक है, एक्सप्लेन करिए कि जो प्लेनेट है वो क्यों नहीं टिमटिमाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। देखिए क्या होता है, आपको पता होगा, इसको मैं बताऊंगा कैसे कैसे आप लिखेंगे बोर्ड के एग्जाम में, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये है हमारी अर्थ, पहले सिंपल भाषा में समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वो आपको पता है कि एयर है, ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है यहाँ पे, ठीक है, इसके चारों ओर मैंने बना दिया, और जोन परत की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि सूरज से लाइट आएगी, ठीक है, सूरज वो एक तारा ही है हमारा, वो तो हमें दिखता है, लेकिन टिमटिमाता तो नहीं दिखता है, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन जो दूर वाले तारे हैं ना, जो दूर है बहुत ज़्यादा, वो टिमटिमाते हैं। वो क्यों टिमटिमाते हैं वो समझ लेंगे आप, तो इसको भी समझ जाएंगे। देखिए तारे जो वो बहुत दूर हैं, तारे अगर दूर हैं तो उनको जो वो एक प्रकार से जो वो क्या कहा जाएगा, इनको जो वो एक प्रकार से जो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि वो जो वो एक पॉइंट से जो वो लाइट आ रही है तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। जबकि सूरज तो बहुत बड़ा दिखाई देता है हमें, तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाएगा। वहाँ से लाइट जो वो बहुत सारे पॉइंट से जो वो लाइट आ रही है उसके बहुत सारे, मतलब कि वहाँ से काफ़ी सारे, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी, तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे माने। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को पहले समझते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट मेन पॉइंट यही है
इसको ही समझना है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है। पॉइंट ऑब्जेक्ट ये है कि हमें जो वो ऐसा लगता है कि पॉइंट से ऑब्जेक्ट आ रही है, क्योंकि वो तो छोटा सा दिखता है तारा हमें, ठीक है। इसको समझते हैं। देखिए जब वैक्यूम है बीच में, वैक्यूम से लाइट आएगी, ठीक है, वैक्यूम से लाइट आएगी तो सीधी आएगी, ठीक है। ट्रेवलिंग लाइट तो हमेशा ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे बीच में जो वो फिर मीडियम आ गया एयर। एयर में आपको पता है कि छोटे छोटे धूल कण होंगे, गैसेज होगी, और भी जो वो वाटर वेपर होंगे। तो इन सभी के कारण जो वो क्या होगा, यहाँ पे जो वो जैसे ऐसे जो वो रे आई, ठीक है, इसको भूल जाइए पिछले वाले को, मैं इसको इरेज कर देता हूँ जरा। यस, अच्छा इरेज नहीं हुई, हो गई। यस देखिए कहाँ चला गया। यस, तो ऐसे जो वो रे आई, ये जो मैं ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ तक रे आई। अब यहाँ तक तो ठीक था, बिल्कुल ट्रेवल किया इसने स्ट्रेट लाइन में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ फिर, मैं कुछ और फिर से बनाता हूँ, ठीक है, ये अच्छा नहीं बन रहा है, या मैं व्हाइट बोर्ड पे बनाता हूँ आपको अच्छे से बताने के लिए। ये क्या आ गया यहाँ पे। यस देखिए, तो ये है हमारी अर्थ, ठीक है, रेड में बनाया मैंने, रेड में नहीं होना चाहिए था वैसे अर्थ को। अर्थ हमारी जो वो ब्लू में, ठीक है, ठीक है। और रेड क्योंकि सूरज है यहाँ पे, सूरज नहीं है, सूरज का तो काम है नहीं यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ कि अर्थ को मैं ग्रीन बनाता हूँ, हरी भरी अर्थ, ठीक है। और यहाँ पे जो वो मैं बैठा हूँ, ठीक है, जैसे भी आप समझ सकते हैं। और सूरज, सूरज नहीं, मैं तारे की बात करूँगा, ठीक है। यहाँ पे जो वो बहुत सारे तारे हैं, ठीक है, मैं एक ही तारा बना रहा हूँ यहाँ पे, एक तारे से समझिए आप, ठीक है। तारा जो वो मैंने यहाँ जैसे बनाया, ये है तारा यहाँ पे। सूरज की बाद में बात करेंगे जब प्लेनेट की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसमें अब देखिए क्या हो रहा है, मैं ब्लैक से बता रहा हूँ। रेस आई बिल्कुल सीधी। अच्छा रेस तारे से कैसे आ रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं। सूरज, अच्छा इनकी तो अपनी लाइट है वैसे, ठीक है, सूरज भी एक तारा है, इनके पास अपनी लाइट है, तो ये टिमटिमाएंगे, ठीक है। इनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, अगर आपने सुना हो ध्यान से तो। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी लाइट है तो आएगी, तो यहाँ से तो आएगी लाइट, ठीक है। ट्रेवल्स की स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि बीच में वैक्यूम है। लेकिन जैसे ही जो वो यहाँ पे क्या हुआ, एक मिनट रुकिए, इसको ना मैं थोड़ा सा चेंज करके यहाँ जैसे बनाता हूँ, ठीक है। ये हमारा तारा, ठीक है, यहाँ से जो वो लाइट आई, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करी यहाँ तक, मैं इसको ब्लैक से बना रहा हूँ, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया इसने। लेकिन बीच में जो मीडियम आ गया एयर। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे हुआ ऐसा कि ये जो स्ट्रेट लाइन में कर रही थी, ये जो वो ऐसे ऐसे बैंड होते होते ऐसे होगी थोड़ी सी, मतलब पहले तो स्ट्रेट लाइन में थी, लेकिन ये जो वो कर्व होगी, ठीक है। अब मैं जो वो यहाँ पे नहीं हूँ, यहाँ पे हूँ, मान लो मैं यहाँ से देख रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ तारे को, तो मुझे तो एक्चुअल में जो वो यहाँ पे कर्व मार लिया इसने। कर्व जैसे इसने मारा, तो मुझे तारा यहाँ थोड़ा ना दिखेगा। मैं जो वो इसको पीछे जब वैसे देखूंगा तो तारा मुझे यहाँ दिखेगा, तारा मुझे ऐसे दिखेगा, क्योंकि इसने कर्व मार लिया, ठीक है। रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे। रिफ्लेक्शन का मतलब है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में चले जाना, लेकिन पाथ चेंज कर देना, ठीक है, एंगल चेंज करना। तो मुझे तारा कहाँ दिखेगा, मुझे तारा यहाँ दिखेगा, ठीक है। मुझे तारा एक्चुअल पोजीशन जो वो इसकी यहाँ पे थी, ठीक है, एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे है। लेकिन जो इसकी एपरेंट पोजीशन है वो यहाँ पे दिखा मुझे तारा। क्यों दिखा वो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मुझे जो वो यहाँ पे इसने कर्व पाथ में जो वो ट्रैवल किया है इसने, लाइट ने, ठीक है। क्योंकि इसने जो वो रिफ्लेक्शन होकर के जो वो कर्व पाथ में आ गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया पाथ। तो फिर जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे तो ऐसे पीछे दिखाई देगा, मैं तो बिल्कुल सीधा देखूंगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो मुझे तारा कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, क्योंकि बीच में जो वो बीच में ऐसा होगा कि क्लाइमेट कंडीशन है वो तो चेंज होती रहेगी। तो मुझे तारा कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, ठीक है। हवा भी है बीच में, डस्ट पार्टिकल भी है, तो उनकी वजह से मुझे तारा यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। तो इसके कारण जो वो क्या हो रहा है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप बोलेंगे कि तारे तो टिमटिमाते रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो ग्रह है, ठीक है, ये क्यों नहीं टिमटिमा रहा है, ये क्यों नहीं टिमटिमा रहा है, इसको देखिए। ग्रह जो वो तारे से बड़ा है, तो मैंने काफ़ी बड़ा ग्रह ले लिया। इसको जो वो मेन पॉइंट यही है कि इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है। तो इससे जो लाइट आती है ना, इसमें भी ऐसा हो रहा है, इसमें लाइट यहाँ तक आ रही है, फिर कर्वपात में आ रही है, ठीक है, मैं देखूंगा मुझे जो वो यहाँ जैसे दिखे। लेकिन इसमें जो क्या हो रहा है कि क्लाइमेट कंडीशन के कारण जो वो प्लेनेट के पास अपनी लाइट नहीं है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। आप बोलेंगे प्लेनेट के पास अपनी लाइट नहीं है, तो यहाँ से तो लाइट, आप बोल रहे हैं कि लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, इसको जो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि हम लोग भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे पास वो लाइट है। अब बोले हमारे पास कैसे लाइट है, हमारे सूरज के पास लाइट है, सूरज से हमारे ऊपर जो वो लाइट गिर रही है, तभी तो हम दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं, इसका मतलब लाइट है हमारे पास, ठीक है। लेकिन वो रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जैसे ही रिफ्लेक्शन सूरज से आई, ग्रह से टकराई, और वो रिफ्लेक्शन हुआ, ग्रह से टकरा करके फिर पड़ी, तो वो नॉन ल्यूमिनस है, ऑब्जेक्ट तो है,
ठीक है, वो भी एक वहाँ से भी ऑरिजिन ऑफ लाइट हो रहा है। ऑरिजिन तो नहीं बोल सकते, लेकिन सोर्स ऑफ लाइट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि लाइट तो आ रही है। लेकिन यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस की कैटेगरी में इसको रखा जाए, क्योंकि अपनी लाइट नहीं है इसके पास। ठीक है, एक में इंटरेस्टिंग बात ये बताई कि हम भी जो वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, हमारे पास भी लाइट है। ठीक है, लेकिन हमारे पास अपनी लाइट नहीं है। देखिए, हम दिख रहे हैं, आपको पता है कि कोई आदमी दिख रहा है, तो वहाँ से भी लाइट आ रही है। लाइट आ रही है तभी तो दिख रहा है वो। अंधेरा कमरे में जो कहाँ दिखता है? इसका मतलब है ये वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, सूरज से लाइट हमारे ऊपर गिर रही है और हम दिख रहे हैं। ठीक, हम भी सोर्स ऑफ लाइट हुए, लेकिन नॉन ल्यूमिनस वाले हमारे पास अपनी नहीं है। ठीक है, वैसे ही जो प्लेनेट के पास भी अपनी लाइट नहीं है, वो कहाँ से ले रहा है? सूरज से जो वो लाइट ले रहा है। तो जो वो क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में से ट्रेवल किया, कर्व पाथ फिर से बना। लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी है आपने, बीच में क्लाइमेट कंडीशन के कारण, ठीक है, विंड के कारण जो टोटल लाइट आ रही है ना, वो एक पॉइंट से नहीं आ रही है। ठीक है, वहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट इसको नहीं माना गया है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे एक पॉइंट से नहीं आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। तो लाइट बहुत सारी जगह से आ रही है। अब आप बोलेंगे कि वहाँ पे तो ऐसा हो रहा था कि एक पॉइंट से आ रही थी, तो हमें वो पॉइंट जो वो कभी यहाँ दिख रहा था, कभी यहाँ दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट से जो टोटल लाइट आ रही है ना, वो अप्रोक्स रिमेन्स अप्रोक्सीमेट सेम है। कभी यहाँ से जो वो दिखेगा आपको, ठीक है, यहाँ की लाइट यहाँ दिखेगी, वहाँ पे ट्विंकलिंग तो थोड़ी बहुत होगी, लेकिन बहुत बड़ा है वो, बहुत बड़ा है। तो लाइट तो हर जगह से आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, बहुत सारे पॉइंट से, ग्रह के बहुत सारे पोजीशन पॉइंट से जो वो लाइट आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमें ग्रह वहीं पे ही दिखेगा, उसकी पोजीशन यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, वो क्योंकि लाइट बहुत जगह से आ रही है, तो एक जो लाइट आ रही है वो तो हमें थोड़ी सी बंद होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन जो वो चेंज होती रहेगी, वो तो हमें बंद होती हुई दिखाई देगी। लेकिन बहुत सारे पॉइंट है ना, कोई तो दिखेगी। इसका मतलब है कि तभी वो हमें वैसा ही दिखाई देता है, वो टिमटिमाता नहीं दिखाई देता है। ये है इसका मेन रीजन। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे, वो है इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इसको लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है बहुत अच्छे से, मैंने कहीं से स्क्रीनशॉट लिया है। प्लेनेट आर नॉट वेरी फॉर फ्रॉम अर्थ टू अर्थ, सो दैट आर नॉट कंसिडर पॉइंट ऑब्जेक्ट। जो कि मैंने बताया, प्लेनेट को जो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, लाइट कमिंग फ्रॉम अ प्लेनेट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन वैक्यूम, वैक्यूम तक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। व्हेन इट एंटर द अर्थ एटमोस्फियर गेट रिफ्लेक्टिव तो होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड बेंडिंग ऑफ लाइट ग्रेजुअली बिकॉज एज वी मूव टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी जो वो इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे जो वो मीडियम में जो वो आगे आगे जाते जाएगा। ठीक है, ऐसा ही बोल रहा है। अ, तो तो जो डेंसिटी है वो तो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन जो वो होता चलेगा, कर्व पाथ बनता जाएगा। व्हेन ऑब्जर्वर, ठीक है, मैं वहाँ पे बैठा था, ऑब्जर्वर रिट्रैक्ट्स द लाइट एंटरिंग हिज आई, उसके आई में जब पड़ी तो अपेरेंट पोजीशन ऑफ पेरेंट अपीयर टू द लिटिल हायर, वो यहाँ पे था, वो जो थोड़ा सा आपको ऊपर दिखा तारा। ठीक है, एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखा। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर ड्यू टू विंड, विंड से क्या हुआ, एंड चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन जो वो चेंज हो गई, और इसे हो रहा है कि डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन इंडेक्स कीप द चेंजिंग व्हाट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ऑब्जर्वर आई रिमेन द सेम। ये है इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, एंटरिंग आई लाइट रिमेन्स द सेम ड्यू टू विच प्लेनेट आर नॉट ट्विंकल। ठीक है, तो ऐसे जो आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में जो वो यहाँ पे लिखा था, इसको आप पढ़ सकते हैं। आपको अगर एक चाहिए, मतलब कि आपको लिखना है, तो आप जो वो मुझसे व्हाट्सएप पे भी जो वो इस स्क्रीनशॉट को जो वो ले सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ तो नहीं बनाई है मैंने, लेकिन ऐसे ही जो वो मैं सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, आपको पता होगा नंबर का 9882825608। तो इस नंबर पे जो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो आप बोलिए कि कॉल मत करिए, आप बोलिए कि यहाँ पे जो वो मुझे इसका जो भी आंसर था वो सेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस। ये भी काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, कनकेव लेंस की बात हो रही है। ठीक है, कनकेव लेंस की बात हो रही है। उससे पहले देखते हैं कन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है। ये हमारा कन्वेक्स लेंस, जिसमें जो वो आपको बताया कि दो मिरर की जैसे जो आप इसको समझ सकते हैं, कन्वेक्स मिरर के जैसे दो लगे हैं। ठीक है, अब लाइट आ रही है पैरेलल। ठीक है, लाइट यहाँ से कन्वर्स करेगा है, तो यहाँ पे जो वो प्रिंसिपल एक्सिस है इसका, यहाँ जैसे फोकस है एक साइड, और यहाँ पे जो वो इसका ऑप्टिकल सेंटर जो वो यहाँ से है। ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है, मैं रेड से बताता हूँ, यहाँ पे बीच में ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, तो पैरेलल आई रेज तो जो वो फोकस से होती हुई जाएगी, कन्वर्स होगी एक पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पे तो रेज आई और यहाँ पे आगे फोकस पर बनी, तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक गया, ऑप्टिकल सेंटर से जो वो यहाँ तक बनी हमारा
हाँ, यहाँ हमारी इमेज बनी है, ऐसे आप इसको देख लो। तो लेफ्ट से राइट की तरफ बनी, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो आप समझिए यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगी और जो पावर ऑफ लेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगी। जब लेंस नहीं, क्या बोला था मैंने, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जो वो गया तो जो वो आपको फोकल लेंथ जो वो और पावर ऑफ लेंस जो वो पॉजिटिव मानना पड़ेगी, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कॉनकेव लेंस की। ये है कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट आ रही है पैरेलल, ठीक है, पैरेलल आ रही है, ए करेगा डाइवर्स जाएगी ऐसे, तो ये मिलेगी नहीं, तो हम लोग इसको पीछे की तरफ जो वो ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। पीछे बनी तो यहाँ पे है इसका ऑप्टिकल सेंटर से पीछे की तरफ हमने इसको बनाया, तो ए बना राइट से लेफ्ट की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एफ और पी दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे तो इसका मतलब ये हुआ फोकल लेंथ और पावर ऑफ लेंस नेगेटिव होते हैं। अब देखिए फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला बोलता है कि पावर जब निकालनी है तो 1/f करिए, सिंपल। पावर जब निकालनी है तो आप जो वो एफ 1/f कर दो। तो मतलब कि फोकल लेंथ निकालनी है तो पावर ऑफ लेंस निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा इसने, कहाँ चला गया, फोकल लेंथ जो वो 2 मीटर दी है, तो अगर मैं जो वो पावर ऑफ लेंस निकाल लूँ तो ये हो जाएगी 1/-2। आप समझ गए -2 क्यों लिया, -2 इसलिए लिया क्योंकि ये जो राइट से लेफ्ट की तरफ बने, क्योंकि लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, माइनस में लेना पड़ेगा इसको, और माइनस में ही पावर भी आएगी, ठीक है। 1/2, अच्छा आप बोलेंगे 1/2 तो आधा होता है, आधा मतलब 0.5 होता है, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, लेकिन माइनस में है तो माइनस का 0.5, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, शायद आप देख लीजिएगा कितने नंबर का है, तो 2 नंबर फ्री के हैं यहाँ पे, ठीक है। 0.5 और पावर ऑफ लेंस को जो वो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, डायोप्टर में जो इसको मेजर करते हैं, डायोप्टर 0.5 कौन सा, माइनस वाला। अच्छा अगर कन्वेक्स में पूछा होता तो 0.5 होता, लेकिन वो प्लस वाला होता, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे अच्छे से, तो इसको आप लिख सकते हैं बड़े आराम से। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, ये हो रहा है कि इसके कंपाउंड के जो नाम बताने। अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल है, नेमिंग आपने पढ़ा होगा कैसे जो नाम नेमिंग करते हैं इनकी, IUPAC नेम जो आपने पढ़े होंगे। इस कार्बन जो वो क्यों जा रहा है इधर उधर, कार्बन जो वो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इसके साथ 3 है, 3 मैं बना देता हूँ, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। दूसरा कार्बन के साथ है तो मैंने एक कार्बन के साथ बना दिया। इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो ये मैंने ऊपर बनाया, एक मैंने यहाँ पे बना दिया। 3 बॉन्ड तो इसने बना लिए, चौथा जो वो इसने बोला कि Br के साथ है, ठीक है। ये जो इसका मैंने स्ट्रक्चर भी बना लिया। अगर इसका बोला नाम, तो नाम आपको पता है कि जो भी प्रीफिक्स होता है, जो ग्रुप होता है, उसको जो पहले देते हैं नाम। तो इस साइड से 1 और 2 मत करिए, आप जो वो किस साइड से करिए, आप जो वो इसको 1 दीजिए, इसको जो वो 2 दीजिए, क्योंकि इसके साथ Br लगा हुआ है तो इसको तभी जो वो 1 दिया मैंने पहले। नेमिंग कर दी। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का क्या मतलब होता है, 2 कार्बन का मतलब होता है मिथ इथ, 2 कार्बन का मतलब है इथ, ठीक है, ETH। अभी इथेन इथाइन ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, 2 कार्बन का सीधा मतलब है इथ। एक होता तो मिथ होता, 3 होते तो मिथ इथ प्रॉप होता, 4 होते तो ब्यूट होता, ठीक है। ऐसे आपको पता होगा पूरा सीरीज, ठीक है। अब देखिए एक कार्बन पर जो वो ब्रोमो लगा है तो 1, मैं बोल सकता हूँ 1 ब्रोमो, बोल सकता हूँ बड़े आराम से 1 ब्रोमो, BROMO, BR लगा है ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो। तो इथ जो वो लगा है, और कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगता है, डबल बॉन्ड है तो ईन लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लगता है। तो इस सिंगल बॉन्ड है, एन लगेगा, मतलब कि इथेन के इथ के साथ एन लगेगा, इथेन बन जाएगा 1 ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो इथेन जो इसका फार्मूला हो जाएगा। आप स्पेलिंग लिख लीजिए, मैं लिख लेता हूँ 1 ब्रोमो BROMO ब्रोमो इथेन, ETHANE, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे स्पेलिंग नहीं पता है, ETHANE, आप ऐसा मत सोचिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, कार्बन तो वो यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, देखिए 2 जो वो ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। अच्छा इसने 2 बना दिया ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जब कार्बन जो वो कोई 2 बॉन्ड जो वो ऑक्सीजन के साथ बना लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, और ऐसे जो वो 2 बॉन्ड जो वो जब बनते हैं तो इसको कीटोन बोलते हैं, KETON। और जब कार्बन जो वो कुछ और कलर से बनाता हूँ, जब कार्बन जो वो कुछ इस तरह से एक हाइड्रोजन के साथ बनाता है और 2 जो वो ऑक्सीजन के साथ बनाता है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में भी बना हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, तो इसको जब हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, ALDHYDE, ठीक है, एल्डिहाइड, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। एक होता है, एक और होता है, इसको भी देख लीजिए, एक कार्बन होता है ऐसे जो 2 बॉन्ड जो वो इसके साथ और एक जो वो OH के साथ बनाता है, तो इसको कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको 2-3 बातें जो पता होनी चाहिए, मैं और भी आपको जो वो डिटेल में बता रहा हूँ ताकि और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कर सकें आराम से। अब देखिए
आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो वो कौन सा है, इसमें 2 ऑक्सीजन लगे हैं और एक हाइड्रोजन भी लगा है, इसका मतलब हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो ये कौन सा हुआ, एल्डिहाइड वाला हुआ ना। मैंने बोला अभी कि कार्बन के साथ जो वो मतलब कि 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे लगा है, तो इसको जो है एल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। और एल्डिहाइड में जो वो, अच्छा एक कार्बन है तो मैं मिथ बोल देता हूँ पहले, ठीक है, मीथेन बोल दिया मैंने, मीथेन, मीथेन तो लगेगा ही, ठीक है। तो मीथेन अगर लग गया तो अब इसने बोला कि अगर एल्डिहाइड जो ग्रुप है अगर वो है तो जो वो इसके साथ, ठीक है, मिथ के साथ या जो भी लगेगा इसके साथ जो वो ओ एल लगता है, ठीक है, तो ये बन गया मिथेनॉल, क्या बन गया, मिथेनॉल, METHANOL, ओ एल होता है, यस मिथेनॉल, LAL होता है शायद, AL, ठीक है, AL, एल्डिहाइड ग्रुप है ना, AL होगा। अगर मिथेनॉल होता तो OH लगा होता, ठीक है, तो इसको जो वो हम लोग बोलेंगे मिथेनॉल, METHANAL, ठीक है। तो ये जो इसकी नेमिंग होगी आप जो इसको डिटेल में देखिए क्योंकि ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा 26। वाई डू यू थिंक द नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप, क्यों रखा जाता है नोबल गैसेज को अलग से ग्रुप में। आपने देखा होगा लास्ट में जो रखा होता है, जैसे हाइड्रोजन इस साइड है तो हीलियम को उस साइड रखा है। हीलियम जो वो एक नोबल गैसेज है, हीलियम क्यों नोबल गैसेज, देखिए मैं एक बता देता हूँ। जैसे हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, ठीक है, आपको पता है कि 2s2 1s2 2s2, ठीक है। तो अच्छा हीलियम को छोड़िए, इसमें तो चलो जो लास्ट सेल है उसमें कंप्लीटली फिल है, मेन इंपॉर्टेंट वर्ड कंप्लीटली फिल है, ठीक है। आर्गन देखिए, आर्गन भी हमारी एक नोबल गैस है, आर्गन। आर्गन की जो होता है ना कॉन्फ़िगरेशन, वो होती है 2 8 8, 8 2 10 और 18, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा SPD आपने सुना होगा, ऐसे जो सेल जो आपने सुनेगा, तो ये कम्प्लीटली फिल है, आप देखिए कम्प्लीटली फिल है। तो इसका मतलब है कि ये जो वो किसी दूसरे के साथ जो वो अट्रैक्ट अट्रैक्ट नहीं बोलना ठीक रहेगा, रिएक्ट रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट तब करेगा जब इसके पास कम हो, इलेक्ट्रॉन कम है या ज़्यादा हो गए, ज़्यादा कैसे होंगे, ठीक है, कम है तो रिएक्ट करेगा। लेकिन इसके पास जो वो कम्प्लीटली फिल है तो रिएक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं, आप इसका आंसर लिखते हैं कि नोबल गैसेज आर इनर्ट एलिमेंट, INERT, ठीक है। इनर्ट एलिमेंट का मतलब है कि डू नॉट रिएक्ट विद अदर ग्रुप, वो जो किसी दूसरे ग्रुप से जो रिएक्ट नहीं करेंगे। देयर प्रॉपर्टी, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है इसको लिख सकते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, देयर प्रॉपर्टी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, इनकी प्रॉपर्टी भी अलग दूसरे एलिमेंट से जो अलग होती है। ऑल अदर एलिमेंट देयरफॉर द नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप, तो 2 लाइनें जब आप चिपका दीजिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 3 नंबर, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। देयर आर वेरियस, वैसे और बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने के लिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। देयर आर वेरियस एजेंट विच हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू वन फ्लावर टू स्टिग्मा, एंड हाउ डू इंसेक्ट हेल्प इन दिस। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये हो रहा है कि देखिए क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। पहले तो फूल की बात हो रही है, फ्लावर की बात हो रही है, आपको पता है कि एजेंट की तरह जो वो हवा काम करती है, इंसेक्ट काम करते हैं। एजेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो पॉलन ग्रेन लेकर के जाना, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं, छोटा छोटा करके। आपको जो वो यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स वो एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 नंबर में, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे एक पेड़ है, मैं रेड से बना रहा हूँ क्योंकि फ्लावर जो वो हमारा रेड होता है, ठीक है, ठीक है। और कलर में होता है और भी, ऐसा मत सोचिए रेड ही होंगे। एक फ्लावर यहाँ पे है और एक फ्लावर जो वो किसी दूसरे प्लांट पर जो वो यहाँ पे है, ठीक है, फ्लावर की बात हो रही है। अब आपको पता है पोलन ग्रेन जो वो यहाँ पे एंथ्रोस्टिग्मा, ठीक है, दोनों में जो जब मेलजोल होगा, मिलेगा तभी तो आगे जो वो प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ से अगर यहाँ से जाए, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाए, ठीक है, फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट पर है, तो इसको जो वो क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको जो वो हम लोग बोलते हैं जी, मैं पहले लिखता हूँ, पहले GIETO, ठीक है, गाइटोनोगैमी, गाइटोनोगैमी, NO GA, गैमी, गैमी होगा, गैनी गैमी होगा, ठीक है। GIE, मैंने पता नहीं स्पेलिंग ठीक लिखी, आप देख लीजिएगा एक बार चेक करके। GIE मेरे ख्याल से ऐसे होगी, GIETONOGAMI, गाइटनो गैमी जो उसको बोलते हैं। जब प्लांट जो वो अलग अलग हो और वहाँ से जो पॉलिनेशन जो वो होगी एक प्लांट से दूसरे, एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में, एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं गायनेटोनॉमी, ठीक है। अब आप बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर बाद में देखते हैं कि इंसेक्ट जो वो कैसे लेकर के जाएंगे। देखिए ये तो सिंपल है, लेकिन ये बात समझना जरूरी है पहले। जब एक ही प्लांट पे जो वो फ्लावर है, जैसे इसी प्लांट पे जो वो 2 फ्लावर है, एक ही प्लांट से जो वो इस प्लांट से जो वो इसमें जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे, इसको हम लोग जो वो बोलेंगे, इसको बोलेंगे
जीनोगेमी, ठीक है, हाँ याद आ गया, मैं भूल रहा था, जीनोगेमी। प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है मैं जो कुछ और बोल रहा हूँ, लेकिन स्पेलिंग लिख रहा हूँ तभी। जीनोगेमी जो इसको बोलेंगे, जब एक ही प्लांट पे जो वो दोनों फ्लावर हो और जैसे हवा चली और यहाँ से जो वो यहाँ पे चला गया पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, तो ऐसे जो वो यहाँ पे पॉलिनेशन होगी, इस पॉलिनेशन को जो वो जीनोगेमी जो वो बोलते हैं। एक होता है जब एक ही फ्लावर में हो रहा है, ठीक है, एक ही फ्लावर में जो सब कुछ हो रहा है, फ्लावर है और यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, इसको जो वो ऑटोगेमी बोलते हैं, AUTO, ऑटोगेमी। या इसको जो हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते थे, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप बोल रहे हैं कि आप बोलेंगे, आप पूछेंगे कि एक फ्लावर यहाँ पे था, बाकी तो चलो एक फ्लावर से हवा चली और चला गया, लेकिन दूसरे फ्लावर से कैसे आया, ठीक है, यहाँ से दूसरे पेड़ से जो वो एक दूसरे किसी अदर फ्लावर में जो कैसे आ गया, ठीक है, इसको समझिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो हवा से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हवा जो वो इतनी दूर जाएगी, हवा दूर दूर तक जाती है वैसे। अगर हवा से हो रहा है तब भी ठीक है, ठीक है, वाटर से भी हो सकता है अगर नीचे जा करके, ठीक है। वाटर में जो ऐसे होगा कि वो जो हमारे एक्वेटिक जो जो भी प्लांट्स हैं, ठीक है, उसमें जो वो वाटर से जो वो ऐसे एंथर टू स्टिग्मा जो वो हो जाता है, ठीक है, इसमें चिपक जाता है एकदम से। स्टिग्मा आपने ओवरी का नाम सुना होगा, ठीक है, तो ऐसे जो वो आपने सुना होगा, वहाँ पे जो वो कुछ चिपचिपा जैसा होता है, वहाँ पे जो वो कुछ भी आएगा तो वहाँ से चिपक जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब जैसे मान लो बर्ड है, ठीक है, इंसेक्ट की बात हो रही है, इंसेक्ट है, बर्ड है कोई, यहाँ पे बैठा वो अपना भोजन लेने के लिए यहाँ पे इस पर बैठा, तो इसकी जो पाँव है ना, इसकी जो बॉडी है कहीं पर भी लगा होगा, ठीक है, तो यहाँ से जो वो ये उठ करके जो वो दूसरे फ्लावर पे चला गया, तो ऐसे जो वो ये होती है। अच्छा, एक जो वो ये मेरे पास यहाँ पे था कुछ लिखा हुआ, अगर मिल गया तो ठीक है। यस, यहाँ पे देखिए, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द ओवरी ऑफ द प्लांट, प्लांट की ओवरी पे जो जाता है वो पॉलिनेशन इसको बोलते हैं। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड, हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली बोलते हैं जब इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट हैपन, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो वो यहाँ पे लिखा है पूरा। व्हेन इंसेक्ट गो इन द सर्च ऑफ फूड, जब जो वो सर्च फूड करने के लिए जाता है, सर्च फूड, फूड को सर्च करने के लिए जाता है। फ्लावर प्रोड्यूस अ सुगरी लिक्विड, ठीक है, फ्लावर जो वो एक लिक्विड जो वो प्रोड्यूस करता है, उसको जो वो नेक्टर बोलते हैं। विच मैनी इंसेक्ट कंज्यूम, वो जो वो कंज्यूम करते हैं ऑन द लार्ज बेसिस। फिर क्या होगा, व्हेन इंसेक्ट लैंड ऑन फ्लावर, जब वो वहाँ पे लैंड करते हैं, बैठते हैं, तो पॉलन ग्रेन जो वो उसके साथ चिपक जाता है, स्टिक टू देयर बॉडीज, द इंसेक्ट देन मूव्स वन टू अनदर फ्लावर, ठीक है, सेम स्पीसीज, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर एंड हेंस causing pollination यहाँ पे हो गई। Therefore pollination by insect occur when insect move from another part another in search of food, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 2-3 लाइनों में जो इसको लिख सकते हैं, अगर 1-2 नंबर का है क्वेश्चन तो आप बड़ा भी लिख सकते हैं, अगर आपके 3-4 नंबर का है तो इस क्वेश्चन का हमने आंसर लिख दिया। 27 का मेरे ख्याल से लास्ट था ये, नहीं लास्ट नहीं है, एक और था, हाँ हाँ, मेंडलीफ वाला पूछ रहा था कि यूज मेंडलीफ पेरियोडिक टेबल टू प्रेडिक्ट द फार्मूला फॉर द ऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसने बोला कि इनका जो वो आप जो वो सूत्र सारणी का जो वो उपयोग करके जो वो सूत्र का अनुमान लगाइए, ऑक्साइड जो बोले हैं, ऑक्साइड ग्रुप, ठीक है। तो मेरे पास ना यहाँ पे एक का मैं पहले बता देता हूँ, फिर मैं एक डायग्राम थी मेरे पास, गूगल से मैंने उसको ले लिया था, स्क्रीनशॉट लिया था, उसको मैं बाद में बताता हूँ। देखिए पोटासियम, देखिए ये जो पोटासियम है ना, के मीन्स पोटासियम, ये जो फर्स्ट ग्रुप में आता है, मैं बताऊंगा फर्स्ट ग्रुप में क्या है, कहाँ से आया फर्स्ट ग्रुप, लेकिन पहले देख लो। फर्स्ट ग्रुप में जो वो ऑक्साइड उसने दिया था K2O, सॉरी K2O नहीं, उसने जो वो ग्रुप में दिया था R2, ठीक है, R2, वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है इस जनरल फॉर्म में R2, ठीक है। तो R की जगह मैं K रख देता हूँ, तो इसका जो ऑक्साइड बन गया वो बन गया K2O। और बोलेंगे कि आपने जो R2O लिया, ये कहाँ से लिया, बाकी तो हम लोग भी लिखेंगे R की जगह K, अगर C पूछा होता तो C2O के, ठीक है। जैसे यहाँ पे C पूछा है, लेकिन C का जो ग्रुप है ना वो और है, इसका जो ऑक्साइड जो ग्रुप है ना उसका RO2 है, ना कि R2, तो उसको हम लिख लेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो R2 है वो कहाँ से लिया, वो समझने की बात है, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने, यस, यहाँ पे देखिए मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है, पहले तो इसको समझिए, लास्ट में देखिए क्या लिखा है, एक बात लिखी है, इट हैज 7 हॉरिजॉन्टल रो और 8 वर्टिकल कॉलम, 8 जो वो कॉलम होंगे ऐसे ऊपर से नीचे वर्टिकली, और इसने बोला हॉरिजॉन्टल रो जो कितनी होगी, 7 होगी, 1 2 ऐसे एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसने बोला कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो वो इसमें सेम थी, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर इन पीरियोडिक टेबल, देयर एटॉमिक मास पर रखा था उसने, ठीक है, एटॉमिक नंबर पर नहीं रखा, लास्ट में एटॉमिक नंबर पर रखा, तो हमारा बन गया फिर लास्ट में। Periodic table is a chart of element prepared in such a way that element with similar property occur in the same vertical column. It has 7 horizontal, तो इसने जो वो कैसे रखा, प्रॉपर्टी को जो वो ग्रुप में रखा, सेम प्रॉपर्टी को ग्रुप में रखा।
अब ये बोलेगा कि ग्रुप देखिए, अब ग्रुप ही तो देखना है हमें। पोटासियम देखिए कहाँ पे है, पोटासियम है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। ये कौन सा ग्रुप है, देखिए फर्स्ट ग्रुप है, यहाँ पे लिखा है ना ग्रुप, आगे देखिए 1 2 ऐसे लिखा है। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप का जो ऑक्साइड है ना, हाइड्राइड भी लिखा है RH, ठीक है RH4, लेकिन R2O जो वो इसने लिखा है ऑक्साइड में R2O। तो आप बोलिए किसका ऑक्साइड क्या हो गया, R की जगह क्या लिखिए K2O, K लिखिए पोटासियम K2O जो इसका ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो यहाँ से आप जो याद रखिए, इनको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सी देखिए, सी मीन्स कैल्शियम, कैल्शियम है यहाँ पे, कैल्शियम है हमारे चौथे ग्रुप में, चौथे ग्रुप में है R2O, सॉरी RO2। RO2 मतलब R की जगह C रख दो, CO2 बन गया इसका ऑक्साइड ग्रुप, ठीक है। और देखिए और क्या पूछा था, और मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम का देख लेते हैं। एल्यूमिनियम कहाँ पे है, एल्यूमिनियम 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 है हमारा थर्ड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप है यहाँ पे, यस। यहाँ पे इसका जो ऑक्साइड है ना वो है R2O3, R2O3, R की जगह Al रखिए, Al2O3, ए जो वो इसका ऑक्साइड बन गया। और जो वो इसमें सिलिकॉन भी था मेरे ख्याल से, सिलिकॉन जो वो हमारा होता है फोर्थ ग्रुप में, यहाँ पे सेम ग्रुप है, तो इसका भी सेम ही होगा जैसे हमने सी का लिखा, सी मतलब कैल्शियम का लिखा, RO2 लिखा, तो इसका हो जाएगा SiO2 हो जाएगा, है ना। सिलिकॉन हो गया। अच्छा Ba का देख लेते हैं, बेरिलियम सेकेंड ग्रुप में होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, Be सेकेंड ग्रुप में, अच्छा यहाँ पे है, यस। सेकेंड ग्रुप में RO लिखेंगे, R मतलब BeO बन जाएगा ना फिर, BeO, BeO है या BE जो भी है, ठीक है, BE होगा, ठीक है। तो ऐसे जो आप यहाँ से जो देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो इसको करना था हमने। तो मेरे ख्याल से हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म हो चुका है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस स्क्रीनशॉट में, जो इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी जल्दी ही हम लोग जो और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत सारे हमने पहले भी जो वो सैम्पल पेपर डिस्कस कर लिए हैं, जो नए सैम्पल पेपर आए हैं उनको भी जल्दी जल्दी से डिस्कस पूरा करने की, सभी क्लास के +2 तक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप देखना चाहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को भी कि क्या कैसे कैसे क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं, 10th क्लास की NCERT मैथ्स में जो हमने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस किए हैं, कर भी रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट जो वो हर किसी की बनी होगी, फ्री में अवेलेबल है, आप जो वो आसानी से देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो की मिले, तो जो वो आप बेल आइकन को जो जरूर दबाएं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।